सभी को नमस्ते स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि व्यवस्थित क्लास स्टार्ट कर लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, लाइव क्लास राजस्थान का इतिहास और उसमें गुजर पख्तियार राजवंश पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गुजर पख्तियार राजवंश। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। तो अपन व्यवस्थित क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, अभी तक अपन ने गुजर पख्तियार राजवंश के अंदर सबसे पहले मंडोर के प्रतिहारों के बारे में पढ़ा था, हरिश्चंद्र वगैरह। उसके बाद में एक भीनमाल वाली शाखा अलग हो जाती है नागवट फर्स्ट से। उसी ने साथियों उज्जैन, जो अवंती या मालवा वाला क्षेत्र है, उसको अपने अंडर में लिया था। ठीक है। और कालांतर में साथियों नागवट सेकंड ने कन्नौज को राजधानी बनाया और साथियों राजा मीर भोज के समय कन्नौज स्थायी राजधानी बन गई थी। तो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने पढ़ लिया था नागभट्ट फर्स्ट। अब साथियों बात करते हैं नागभट्ट सेकंड की। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। जो भी लाइव आई है, एक बार स्टूडेंट्स जो भी लाइव आए हैं वो विद्यार्थी कृपया इस लिंक को अपने स्टेटस पे अपने फ्रेंड्स या फिर किसी ग्रुप में शेयर कर लें जिसमें आप एजुकेशन से संबंधित हो, उसमें शेयर कर लें। चलो स्टूडेंट्स, आप सभी जुड़ गए हैं लाइव और अपन स्टार्ट करते हैं। गुजर पख्तियार राजवंश। राजवंश का नाम है गुजर पख्तियार। गुजर पख्तियार राजवंश सभी को साफ साफ दिख रहा है? सभी को साफ साफ दिख रहा है? ठीक है, चलो एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ जी, अब ठीक है। गुजर पख्तियार राजवंश, चलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपन गुजर पख्तियार राजवंश की बात कर रहे हैं। गुजर पख्तियार राजवंश, गुजर पख्तियार राजवंश के अंदर अपन बात कर रहे हैं नागभट्ट सेकंड की। वत्सराज पढ़ लिया था और वत्सराज के समय अपन ने पढ़ा था साथियों, वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है और गुजर पख्तियार वंश का वास्तविक संस्थापक उदोतन सूरी ने इस समय कुवलयमाला पुस्तक लिखी। कुवलयमाला पुस्तक लिखी, तो ये सब आपको पता है। साथियों, इस गुजर पख्तियार राजवंश से पहले इस त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष वत्सराज के समय शुरू हुआ था। एक मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस प्रश्न का मुझे जवाब देना। प्रश्न आपके सामने ये है, प्रश्न आपके सामने ये है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासक कौन बना? शासक कौन बना? कन्नौज का शासक कौन बना? जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब देना है और मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रख रहा हूं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासक कौन बना? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपके ऑप्शन रख रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है इंद्रायुध। आपको पता है आयुध वंश का शासक है इंद्रायुध। आपके सामने सेकंड ऑप्शन है साथियों नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड। आपको पता है नागभट्ट फर्स्ट ने कन्नौज को राजधानी नहीं बनाई थी। कन्नौज को राजधानी नागभट्ट सेकंड ने, गुजर पख्तियार शासक नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। नंबर 3 राजा मिहिर भोज। राजा मिहिर भोज के समय साथियों कन्नौज धीरे धीरे स्थायी राजधानी बनने शुरू हो जाती। साथियों एक और ऑप्शन देता हूं, यशोवर्धन।
ये आपके सामने प्रश्न है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया, या कन्नौज का शासक कौन था? किसकी मृत्यु के बाद? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। जल्दी से जल्दी जवाब दो। मैं आपके प्रश्न को देख रहा हूं, आपके आंसर को देख रहा हूं। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जल्दी करें स्टूडेंट्स। हाँ जी, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए स्टूडेंट्स इस प्रश्न का। प्रश्न वापस ध्यान से सुनो। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासक कौन बना? चलो, आपने कोशिश कर ली, अब अपन आते हैं। साथियों, सबसे पहले आपने जिसने जवाब दिया उसकी अपन बात करते हैं। आपने किसी ने इंदिरा युद्ध, किसी ने नागभट्ट सेकेंड, किसी ने राजा मीर भोज। यशोवर्धन का थोड़ा नाम ही कम आता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपने नाम नहीं लिया तो कोई नहीं, अपन नाम ले लेते हैं, अपन नाम ले लेते हैं। साथियों ध्यान से सुनिएगा, इस हर्षवर्धन की बात करते हैं सन 606 से 647 तक ये शासक रहा है। कौन? हर्षवर्धन। ठीक बात है। हर्षवर्धन 606 से 647 तक शासक रहा है। 647 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में साथियों कन्नौज का इतिहास, उसके बाद में मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज का इतिहास साथियों एज अंधकार में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार चीज है। हाँ, तो साथियों अंधकार में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अंधकार में चला जाता है। उसके बाद में साथियों एक शासक बनता है 700 से 704। कब? सन 700 से 740 तक, सॉरी 700 से लेकर के 740 तक साथियों एक शासक रहता है, और उस शासक का नाम है साथियों यशोवर्धन, यशोवर्मन, सॉरी वर्धन नहीं, यशोवर्मन, ये बन जाता है। ठीक बात है। तो साथियों ये है आपके, ये इंदिरा युद्ध, नागभट्ट, मीर भोज, ये तो साथियों सभी बहुत बाद के हैं, ये तो बहुत बाद के हैं। ठीक है। और साथियों ये आपके 700 से 740 ईस्वी तक कन्नौज का शासक हर्षवर्धन के बाद एक उल्लेख मिलता है, वो नाम है यशोवर्मन, यशोवर्मन। अब साथियों ये किस वंश का था, किसका नहीं है, इसकी आरंभिक जानकारी अपने को कहीं से नहीं मिलती है। अब साथियों कुछ इतिहासकार है, कुछ इतिहासकार इसके बारे में अपना मत देते हैं कि इस यशोवर्मन के नाम के पीछे जो वर्मन शब्द लिखा हुआ है, संभवतः यह मोखरी वंश का होगा। कौन से वंश का? मोखरी वंश का होगा, मोखरी वंश का। कौन सा मोखरी वंश पता है आपको? याद करना। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री, राज्यश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक किससे हुआ था, बताओ? हाँ, तो साथियों आपके मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से, ग्रहवर्मन से हुआ था। तो संभवतः कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नाम के पीछे वर्मन शब्द आ रहा है, तो संभवतः ये मोखरी वंश का शासक रहा होगा। ठीक बात है। अब साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। किस किसने जवाब दिया सही? हाँ, डी आंसर इसका होगा। अब एक और चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये यशोवर्मन का नाम इसलिए है साथियों, अब जैसे अपन पढ़ ही रहे हैं गुर्जर प्रतिहार शासक और त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ ही रहे हैं, तो साथियों उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। यशोवर्मन, यशोवर्मन के दरबार में एक महान दरबारी थे, महान दरबारी थे जिसका नाम है वाकपति। क्या नाम है साथियों? ध्यान से सुनिएगा। इस यशोवर्मन के दरबार में एक महान
महान एक दरबारी थे, ठीक है। और नाम क्या है? वाकपति। वाकपति साथियों इसके महान दरबारी थे। अब साथियों इसमें क्या है, इस वाकपति ने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक आपकी पूछी जाती है। पुस्तक है जिसका नाम है गोड़ बहू। क्या नाम है? गोड़ बहू। इस पुस्तक का पूछा जाता है साथियों। ये एक पुस्तक है साथियों, ये एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? वाकपति। वाकपति इसके दरबारी थे। किसके? इस यशोवर्मन के दरबारी वाकपति थे। और वाकपति ने साथियों गोड़ बहू पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? गोड़ बहू। अब साथियों इस गोड़ बहू की भाषा पूछी जाती है। ये साथियों भाषा पूछी जाती है तो ये प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? वाकपति द्वारा लिखित गोड़ बहू पुस्तक जो प्राकृत भाषा के अंदर है, प्राकृत भाषा में है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो ठीक है। अब साथियों इस गोड़ बहू पुस्तक के अंदर अपने को जानकारी किसकी मिलती है? जानकारी किसकी मिलती है? साथियों ये देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया, मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक बात है, प्रश्न आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि ये पुस्तक पूछी जाती है हर बार, कहीं ये आपके आ न जाए, आए तो क्वेश्चन सही कर लेना। ठीक है, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ रहे हैं, कन्नौज पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में साथियों आपको पता ही है ना, राजपूत काल शुरू हो जाता है 7वीं शताब्दी से, यहां से शुरू होता है ये 7वीं शताब्दी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में साथियों अब फिर उसके बाद में 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी राजपूत काल, और अपन राजपूत काल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए साथियों मैंने ये बता दी। अब इसने क्या किया साथियों, इसने किसने? इस यशोवर्मन की विजयों की जानकारी लिखता है। वाकपति गोड़ बहू पुस्तक जो प्राकृत भाषा में लिखी, उसमें लिखा कि ये यशोवर्मन ने साथियों, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इसने मगध को विजिट किया, मगध को विजिट किया, इसकी जानकारी मिलती है। इसने साथियों बंग देश को विजिट किया, वही साथियों आपके भारत का बंगाल वाला क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र साथियों बंग देश के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से साथियों इस पुस्तक के अंदर यशोवर्मन के सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है, सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। तो साथियों ये आपके यशोवर्मन जो आपके इस कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन के बाद में यशोवर्मन शासक बने। और साथियों ये मोखरी वंश के कुछ इतिहासकार कहते हैं, पर इसकी आरंभिक कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है। वाकपति इसके दरबारी, पुस्तक लिखी गोड़ बहू, प्राकृत भाषा, इसमें इसने सैनिक अभियानों, यशोवर्मन के सैनिक अभियानों की जानकारी दी। और इसमें इसने लिखा है कि इसने मगध, बंग देश आदि को विजिट किया, इसकी अपने को जानकारी मिलती है। ठीक बात है। चलो अब आते हैं अपन, ये साथियों प्रश्न आ गया, इस प्रश्न के ऊपर अपन ने डिस्कस कर लिया। हाँ जी, मैं जब तक बोर्ड वगैरह साफ कर लेता हूं तब तक आप स्टूडेंट्स रिवीजन किया करो, ताकि आप क्या है कि आपके वो पढ़ी हुई चीज वापस काम आ जाए। ये कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं, गोड़ बहू पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैंने साथियों यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से इस पुस्तक को एक्सप्लेन करना उचित समझा, और इसलिए मैंने आपके सामने ये रख दी। ठीक बात है। चलो अब साथियों अपन आगे चलते हैं, और इसके तहत अपन देखते हैं। चलो वत्सराज की अपन ने बात कर ली थी, वत्सराज की बात कर ली थी, और अपन पढ़ रहे थे कि इसने इस हिसाब से त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। वत्सराज, और साथियों ये अपन कहते हैं लगभग 200 साल, 250 साल, कुछ ऐसा, मतलब काफी लंबी अवधि तक चलता है ना। लगभग 150 से तो ये सब संघर्ष होता रहा, झगड़ा होता रहा, एक के बाद दूसरा शासक बनता रहा, और उसने अटैक नियमित रूप से करते रहे, नियमित रूप से साथियों ये अटैक करते रहे कन्नौज के ऊपर, और इस हिसाब से साथियों ये अटैक होते रहे
और ये त्रिपक्षीय संघर्ष आगे से आगे बढ़ता रहा। ठीक बात है। चलो अब अपन देखते हैं साथियों, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर जिन शासकों ने भाग लिया था उनकी अपन बात करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन शासकों ने भाग लिया था उसकी अपन बात करते हैं। आपको सब कुछ पता है, इसमें कभी कभार कंटिन्यूटी आ गई तो अपने दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें त्रिपक्षीय संघर्ष में किन किन शासकों ने भाग लिया था ये अपने को याद करना है। चलो देखते हैं साथियों। सबसे पहले अपन गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक बात है। उसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं पाल वंश की। उसके बाद में पाल वंश की, पाल वंश की, और उसके बाद में अपन राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं। इन तीनों ने जैसे संघर्ष किया आगे से आगे साथियों, अपन देखो वत्सराज की बात कर लिए और वत्सराज के समय अपन ने त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करवा दिया, त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू करवा दिया है। अब अपन आगे से आगे देखते हैं कौन शासक बनता है, किस हिसाब से इसमें झगड़ा होता है उसकी। कन्नौज को लेकर के एक का हर्षवर्धन जैसे महान शासक की राजधानी गंगा यमुना दो आपकी भूमि को लेकर के साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। चलो इसकी अपन बात करते हैं साथियों। इसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की। सबसे पहले कौन है? वत्सराज। कौन है साथियों? वत्सराज। वत्सराज साथियों, उसके बाद में आपके नागभट्ट सेकंड, सॉरी नागभट्ट, हाँ नागभट्ट फर्स्ट तो वत्सराज से पहले आ गया, नागभट्ट सेकंड। नंबर 3 साथियों, नंबर 3 राजा मीर भोज। राजा मिहिर भोज, राजा मिहिर भोज, राजा मीर भोज। साथियों नंबर 4 महेंद्रपाल। महेंद्रपाल। और नंबर 5 महिपाल। महिपाल। अब आप समझ सकते हो कि एक शासक शुरू करता है, 2 3 4 5 और एक इसमें बीच में साथियों शासक बनता है जिसका नाम है रामभद्र। एक बीच में शासक बनता है जिसका नाम है रामभद्र, पर उसका कोई योगदान नहीं था। ठीक है, इस नागभट्ट सेकंड के बाद एक शासक बनता है रामभद्र। पर अपन बात कर रहे थे साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष की, और त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर साथियों ये आपके रामभद्र का ज्यादा योगदान नहीं था, तो अपन ने इसको साइड में कर लिया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ये शासक थे, ये रामभद्र नहीं था। ठीक बात है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों इस वत्सराज की। साथियों वत्सराज के समय की यदि अपन बात करते हैं तो कहीं कहीं साथियों कहीं कहीं इस वत्सराज के समय की शुरुआत 775 से मानी जाती है। कहां से? 775 से। और कहीं कहीं 1783 से मानी जाती है। जो भी हो साथियों, इसका टाइम पीरियड लगभग 800 के आसपास चला था। 775 या साथियों आपके 783 से लेकर के साथियों इसको कोष्टक में कर लेना, ठीक है, से लेकर के और आपके 800 तक, 800 ईस्वी तक ये आपके वत्सराज का समय। उसके बाद में आपके नागभट्ट आपके 800 से लेकर के 833, ठीक बात है, 833। उसके बाद में आपके रामभद्र आते हैं 833 से 836 तक, 833 साथियों। इसको मैंने अलग इसलिए लिखा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में इसका योगदान नहीं था। अब राजा मीर भोज, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना ही रखना है, 836 से 885,
ईस्वी की बात है, यहाँ लिख देना ईस्वी। वैसे तो आप समझ ही सकते हो, होशियार हो सभी। महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी, 910, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा, इस महेंद्रपाल के बाद में भी एक शासक बनता है जिसका नाम है भोज सेकंड। भोज सेकंड, राजा भोज फर्स्ट ये रहा, मीर भोज, इसको भोज फर्स्ट कहते हैं, और ये भोज सेकंड आ गया, ये भोज आ गया सेकंड। साथियों इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में ज्यादा योगदान नहीं दिया था, 2 साल तक शासक रहा था। 910 से लेकर के और 912 तक ये शासक रहा था राजा भोज। कहां पे? आपके महेंद्रपाल के बाद में शासक बना, महेंद्रपाल के बाद में शासक बना, पर साथियों इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया, और ये नागभट्ट सेकंड के अंदर के बाद में शासक बना था रामभद्र। साथियों इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, इसलिए साथियों अपन ने इसमें इनका नाम साइड में रख लिया, ठीक बात है। अब लास्ट बात आती है साथियों 912 से 943 ईस्वी, 1943 ईस्वी, ये साथियों आपके महिपाल का समय, ये आपके महिपाल का समय, ठीक बात है, ये आपके महिपाल का समय है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं हाँ जी। तो अब अपन साथियों इसमें अपन ने बात कर ली किसकी, गुर्जर प्रत्यार शासकों की, गुर्जर प्रत्यार राजवंश की बात कर ली। अब अपन आगे देखते हैं साथियों, ठीक है, 1 सेकंड। हाँ अब आते हैं अपन पाल वंश की तरफ। किसकी तरफ? पाल वंश की। ध्यान से सुनिएगा, पाल शासक है जिसका नाम है आपके धर्मपाल, जिसने इसको शुरू किया था। सबसे पहले शुरू किसने किया था? भारतीय इतिहास में पाल वंश के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपन त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर रहे हैं। पाल शासक के साथियों धर्मपाल, पहला शासक कौन सा है? धर्मपाल। इसको अलग कलर से लिख देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। नंबर 1 धर्मपाल, नंबर 1 धर्मपाल। उसके बाद में देवपाल। कौन है? देवपाल। देवपाल के बाद में साथियों आपके विग्रहपाल। विग्रहपाल के बाद में साथियों नारायणपाल। नारायणपाल। तो साथियों अपन इसमें देखते हैं पाल वंश के शासकों में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। धर्मपाल वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला। साथियों इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 770 में शासक बनता है, और साथियों लगभग 810 ईस्वी तक, 810 ईस्वी तक शासक बनता है। उसके बाद में 810 में देवपाल बन जाता है, और 850 ईस्वी तक, 850 ईस्वी तक, ठीक है साथियों। ये आपके विग्रहपाल 850 से 854। साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये 4 साल ही रहा था, और इसने भी साथियों इतनी ज्यादा साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष में रुचि नहीं दिखाई थी। ध्यान से सुनिए, 4 साल में क्या रुचि दिखाएगा, ठीक बात है। नेक्स्ट है साथियों आपके नारायणपाल। ये आपके 854 से लेकर के और 915 ईस्वी तक ये शासक रहा था, और इस हिसाब से साथियों ये 4 शासक थे, जिसमें साथियों आपके विग्रहपाल को तो फिर भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि विग्रहपाल का इतना ज्यादा योगदान नहीं था, पर कंटिन्यूटी के लिए साथियों आप लिख दो नाम, ताकि आपको हो जाएगा, सही क्रम का पता चलेगा कि ये धर्मपाल, देवपाल, उसके बाद विग्रहपाल आया था। इस कारण से इसके बीच में 4 साल का गैप है, नहीं तो विग्रहपाल नहीं लिखा था तो आपको टाइम पीरियड का पता नहीं चलता, ठीक है। तो साथियों ये आपके धर्मपाल जी। अब साथियों आपके आते हैं राष्ट्रकूट। क्या आते हैं? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शासक है साथियों, आपने कहा था कि गोविंद सेकंड था, और गोविंद सेकंड को पराजित करके ध्रुव फर्स्ट है, जिसको ध्रुव धारावर्ष के नाम से जानते हैं,
उसने साथियों राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। तो साथियों इसमें राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के खिलाफ था कौन? ये आपके वत्सराज जी। वत्सराज जी ध्रुव के खिलाफ थे, इसलिए साथियों इसने अटैक किया था। उत्तरी इसने वत्सराज ने मालवा के गवर्नर के माध्यम से इसने इस राष्ट्रकूटों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और साथियों गोविंद सेकंड का सहयोग दिया था। इसलिए साथियों आपके ध्रुव ने साथियों एट लास्ट साथ किसका दिया? सॉरी साथियों ध्रुव ने साथियों उत्तर भारत की नीति अपनाई और इस वत्सराज को पराजित किया। ठीक है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ने का ध्रुव का सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड यही था। फिर साथियों वो कन्नौज भी बहुत ही ऐसी जगह थी जो हर किसी को ललचा दे, इतनी उपजाऊ भूमि, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि काश हम वहां के शासक बन जाए। तो साथियों ये आपके 780 से 793 ईस्वी। ठीक है, 780 से 793 यूं समझ सकते हैं साथियों कि लगभग 770 से शुरू होता है, 770 के बाद से शुरू होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से साथियों ये, क्योंकि साथियों धर्मपाल का टाइम पीरियड 770, ये है 775 से शुरू होता है। ये तो साथियों लगभग यूं मान सकते हैं कि आपस में जो टाइम पीरियड होगा ना, ये 5 साल, ये 70, ये 75 और ये 80, इस हिसाब से याद कर लो तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग सिमिलर थे। ठीक बात है। चलो अब उसके बाद में अपन देखते हैं गोविंद थर्ड। आगे वाला कौन है? गोविंद थर्ड सेकंड साथियों इस ध्रुव से पहले शासक था, आपको पता ही है। कृष्ण ने बनाया था, कृष्ण ने इसको बनाया था उनके। और उसके बाद में साथियों गोविंद सेकंड से पहले कृष्ण थे और कृष्ण ने गोविंद सेकंड को बनाया था। उसके बाद में ध्रुव ने इससे राजगद्दी छीन ली और उसके बाद में गोविंद थर्ड शासक बनते। गोविंद थर्ड ने साथियों इसने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर हस्तक्षेप किया था। लगभग ये 793 से 814 ईस्वी तक ये शासक रहा। कौन? ये आपके गोविंद थर्ड। और इसने साथियों बिल्कुल बाकायदा नागभट्ट सेकंड के समय उत्तर भारत की नीति अपनाई थी। नागभट्ट जी को बुरी तरह से पराजित किया। धर्मपाल जी थे, धर्मपाल जी को भी साथियों इस गोविंद ने पराजित किया था। ठीक है, तो साथियों इस गोविंद थर्ड है, इसने साथियों धर्मपाल ने किसको बनाया था? कन्नौज का शासक आयुध वंश के चक्रायुध को। और इसने किसको बनाया था? इंद्रायुध को। इसने इंद्रायुध को बनाया तो इस धर्मपाल ने इंद्रायुध को हटा करके वो चक्रायुध को बना दिया था। गोविंद थर्ड ने ध्रुव ने अटैक किया था इनके ऊपर। अब साथियों इस नागभट्ट ने इस चक्रायुध को पराजित करके और राजगद्दी पर अधिकार कर लेता है और नागभट्ट जो धर्मपाल को भी पराजित करता है। एक बार अपन इंडेक्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद में एक एक चीज आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको किस हिसाब से युद्ध होता है। ये आपके साथियों शासकों के नाम याद कर लेना, शासकों के नाम याद कर लेना साथियों। उसके बाद में अमोघ वर्ष फर्स्ट ये साथियों शासक थे। ये 814 से लेकर के 878 ईस्वी तक ये शासक रहे थे। नाम है अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक है। इसने भी साथियों इसमें जो आपके त्रिपक्षीय संघर्ष है इसमें भाग लिया था। उसके बाद में आपके कृष्ण आपके सेकंड बनते। कृष्ण फर्स्ट कौन? इस ध्रुव से पहले गोविंद सेकंड और उससे पहले कृष्ण। ध्यान से सुना, कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकंड, ध्रुव फर्स्ट, गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष फर्स्ट और कृष्ण सेकंड साथियों। और उसके बाद में इसका टाइम पीरियड लगभग 915 ईस्वी, 915 ईस्वी के आसपास का इसका समय था। चलो, और उसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं इंद्र थर्ड। 915 से लेकर के 900
22, 922। साथियों इस हिसाब से इन शासकों ने क्या किया साथियों, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर हाँ इन्होंने भाग लिया। तो अपन ने इनके बारे में बात की। चलो एक बार अपन देख लेते हैं साथियों। शासक का नाम है आपके वत्सराज फर्स्ट। इधर कौन है साथियों, आपके धर्मपाल, और इधर है ध्रुव। इन्होंने साथियों सबसे पहले शुरू किया था। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो। देखें साथियों, इन तीनों ने शुरू किया था और अंतिम रूप से त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम भागीदारी लेने वाले शासक महिपाल आपके गुर्जर प्रतिहार, नारायण पाल आपके पाल शासक, और साथियों इंद्र थर्ड है जो आपके राष्ट्रकूट शासक है। इन्होंने साथियों इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम शासक है, उन्होंने भाग लिया था। चलो ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं साथियों। अपन एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं पूरा मटेरियल, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। एक बार याद कर लेना इनको। ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाँ जी, तो साथियों ये वत्सराज 875 से लेकर के और 800 ईस्वी तक, 800 से लेकर के 833 ईस्वी तक अगला शासक बना, जिसका नाम है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड के बाद में साथियों 800 देखो 33 से 36 ये साथियों रामभद्र शासक बनता है। उसके बाद में साथियों आपके राजा आता है जिसका नाम है राजा मीरभोज। ये 885 तक 1885 तक रहते हैं साथियों। ये महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल साथियों 885 से लेकर 910, और इस महेंद्रपाल के बाद में भोज सेकंड 910 से लेकर के 12, और साथियों महिपाल की बात करें तो साथियों आपके 912 से लेकर के 943 ईस्वी तक। बहुत ही साथियों हाँ ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये आपके हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धर्मपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल 710 से लेकर के 810 ईस्वी, 770 से 810 ईस्वी धर्मपाल। देवपाल 810 से लेकर के 850। विग्रहपाल 850 से लेकर के 854। साथियों इसने ज्यादा भाग नहीं लिया, ज्यादा की बात कर रहे, ठीक है, पर इसके त्रिपक्षीय संघर्ष के समकालीन जरूर थे। और साथियों ये नारायण पाल है, ये आपके 854 से लेकर के 915। साथियों इधर बात करते हैं अपन इस ध्रुव शासक की। ध्रुव की बात करते हैं साथियों। ध्रुव आपके 780 से लेकर के 793। उसके बाद में गोविंद थर्ड शासक बनते हैं। गोविंद थर्ड 793 से 814 ईस्वी। उसके बाद में है आपके अमोघ वर्ष फर्स्ट। ये साथियों 814 से 878 ईस्वी। कृष्ण सेकंड, और साथियों 878 to 915। और साथियों इसका अंतिम शासक है जिसका नाम है इंद्र थर्ड, जो आपके 915 से लेकर के 922। और इस वंश का, इस गुर्जर प्रतिहार वंश का त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला अंतिम शासक कौन है? महिपाल है, 912 से 943। और पाल वंश का अंतिम शासक जो गुर्जर इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला नारायण पाल। तो साथियों इसका है जो आपको क्रम है वो याद करना पड़ेगा। इसका एक बार क्रम याद कर लोगे तो आपके त्रिपक्षीय संघर्ष अपने आप फीड हो जाएगा। अब आपको अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि ये आपस में लड़ रहे हैं। कौन? इस वत्सराज वर्सेस धर्मपाल, धर्मपाल वर्सेस ध्रुव, और वत्सराज वर्सेस ध्रुव। इस हिसाब से ध्रुव ने साथियों इनको और इनको दोनों को पराजित किया। ध्यान से सुनो, ये लिखा हुआ है ध्रुव। फर्स्ट कौन है साथियों? ध्रुव है। फर्स्ट ध्रुव है। देखो ध्रुव फर्स्ट है ना, ध्रुव फर्स्ट है। फर्स्ट क्यों है? क्योंकि इसने इन दोनों को पराजित किया। समझ में आया क्या? अपन ने पढ़ा है ना वत्सराज को, उसमें सब बात कर ली है ना। तो इस ध्रुव ने इनको और इनको दोनों को पराजित किया। दो श्वेत छत्र थे, इसने इससे छीन लिए, इसने ध्रुव इससे भी लेके चला गया। अब साथियों ये तो आपके फर्स्ट आ गया, ये ध्रुव फर्स्ट है। ये है वत्सराज। वत्सराज साथियों इसमें सेकंड आएगा क्योंकि इसने धर्मपाल को पराजित किया, किंतु साथियों ध्रुव से खुद पराजित हो गया, है ना। हाँ,
नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इसने धर्मपाल जी को पराजित किया। धर्मपाल जी से 2 श्वेत छत्र छीने थे, वो भी इससे छीन करके ध्रुव लेके गया। साथियों फायदे में कौन रहा? ध्रुव रहा। तो फर्स्ट तो ध्रुव है, सेकंड ये, और धर्मपाल जी तो सब में इसको भी, ये भी पीटे। गोविंद आएगा तो वो भी इसका इलाज करेगा, गोविंद भी इसको पराजित करेगा। साथियों नागपट भी इस धर्मपाल जी के 2-3 देते हुए जाएंगे। समझ में आया क्या? तो साथियों ये जो सबसे पिटाई का आ रहा है, हाँ, सबसे पराजित होते हुए नजर आते हैं। कौन साथियों? इस धर्मपाल शासक है, जो कि आपके इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत से ही हारते हुए नजर आ रहे धर्मपाल जी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, सेकंड वत्सराज, और साथियों हारते हुए कौन नजर आ रहे? ये पाल वंश के शासक धर्मपाल। ठीक है साथियों, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि यदि अपने बस का नहीं हो ना, अपने बस का नहीं हो तो साथियों कोई काम नहीं करना चाहिए। पर साथियों देखो, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि चलो चाहे हार गया, जो जैसे आप ही हो, आप 1-2 एग्जाम के अंदर फेल हो गए हो, आप 1-2 एग्जाम के अंदर फेल हो गए हो, तो इसका मतलब अब आप संघर्ष नहीं करोगे। साथियों यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? संघर्ष नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? मुझे किसी स्टूडेंट ने मैंने किसी स्टूडेंट के स्टेटस पे देखा, और उसमें लिखा हुआ था कि जैसे कोई ताले का, चाबियों का गुच्छा होता है, और उससे अपन लोग को ट्राई करते हैं और नहीं खुलता है, 1 2 3 4। साथियों हर बार उसको ट्राई करना चाहिए, कहीं उस गुच्छे की अंतिम चाबी से कहीं लोग ना खुल जाए। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ो, कहीं साथियों आपका अंतिम एग्जाम ही आपका सिलेक्शन हो। ठीक है साथियों, हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा, हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मेहनत से पीछे मत हटो, मेहनत से पीछे मत हटो। साथियों मालिक श्री कृष्ण ने भी कह रखा है, मालिक श्री कृष्ण ने भी कह रखा है कि आप मेहनत किए जाओ, फल की इच्छा न करो, फल देने वाला भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। ठीक है, आपको और मेरे को सबको प्रतिफल वो देते, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो साथियों ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना जिंदगी में। क्या संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना जिंदगी में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। साथियों समझ गए होंगे, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक जीना जिंदगी में, क्या खाक जीना जिंदगी में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। अंदर आग लगी हुई होती है ना सिलेक्शन की, वो दूसरे वाली आग नहीं, हाँ दूसरे वाली आग नहीं, ठीक है, वो आग नहीं, पढ़ाई की आग, सकारात्मक आग, वो भी सकारात्मक ही है, बस सोच की बात है। तो हमेशा आप आगे बढ़िए, मेहनत करें, और साथियों हमेशा अपनी मेहनत से पीछे न हटे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है साथियों, गीता का सार यही है, पूरी गीता का सार यही है कि आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। समझ में आया? तो गीता का ही सार यही है साथियों, जो हिंदू धर्म का, हाँ साथियों, सर्वोच्च ग्रंथ है, हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, तो ये है, आप मेहनत किए जाए साथियों। हाँ सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपका ये मटेरियल आपके पास में व्यवस्थित हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा संभवतः आपने। आगे चले। हाँ एक साथियों ध्यान दीजिएगा, कभी कभार क्या है, टेक्निकल समस्या हो जाती है, तो टेक्निकल समस्या हो जाती है तो आप इतना ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं। स्टूडेंट्स आप
हो सकता है कि साथियों टेक्निकल समस्या उसका तो अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी स्टूडेंट जैसे मैं आपको बताता हूँ रहूंगा कि आप उस हिसाब से उस टाइम के अकॉर्डिंग आप आ जाए तो लाइव कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और एक बार जो भी लाइव आए हैं उन सभी से निवेदन है कि वो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें साथियों, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम पॉजिटिव फीडबैक तो चाहिए, तो आप सभी मुझे पॉजिटिव फीडबैक दे करके मेरा हौसला बढ़ाए ताकि मैं आपकी क्लास को व्यवस्थित रखूं, ठीक है। यदि आप भी सहयोग नहीं करोगे तो साथियों फिर कोई मतलब भी नहीं रहा है ना। तो स्टूडेंट्स थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहना। तो हो गया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। हेडिंग लगाइए, वत्सराज पढ़ लिया था, गुजर प्रक्रिया वंश पढ़ रहे हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष पे आ गए, तो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट नागभट्ट सेकंड। अच्छे से पढ़ रहे, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अपने राजस्थान वैसे क्या इंडियन हिस्ट्री का है, इंडियन हिस्ट्री में साथियों इससे 50 फैक्ट अधिक बता करके मैं आपके सामने बहुत ही शानदार इससे भी बेस्ट तरीके से ये आपके जो त्रिपक्षीय संघर्ष और गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट ये सभी शासकों को मतलब जो फैक्ट अभी बता रहा हूं इससे 50 गुना ज्यादा बता करके साथियों और भी बेटर रहना आपके सामने मैं क्लास रखूंगा। इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये तो साथियों राजस्थान की है, पर थोड़ा सा तह तक नहीं पढ़ेंगे तो साथियों कोई मतलब नहीं रहा। चलो अब अपन हेडिंग लगाते हैं नागभट्ट सेकंड। साथियों नागभट्ट सेकंड किस वंश का शासक है? गुर्जर प्रतिहार। मैं मतलब यही कहना चाहता हूं कि अपन गुर्जर प्रतिहार राजवंश पढ़ रहे हैं, नागभट्ट सेकंड की बात करते हैं। कौन सा शासक? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड का टाइम पीरियड की बात करें तो आपके 800 से लेकर के और 833 ईस्वी, 800 से लेकर के 833 आपके नागभट्ट सेकंड थे, जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही इसके टाइम पीरियड की बात कर ली थी। ठीक, नागभट्ट सेकंड। चलो देखते हैं नागभट्ट सेकंड क्या है और इसका क्या योगदान है साथियों। सबसे पहले नागभट्ट सेकंड की बात करते हैं। इसके पिताजी का नाम क्या था और मम्मी जी का नाम क्या था। मम्मी पापा के बिना बच्चे की पहचान नहीं होती है साथियों। नागभट्ट जो आपके सेकंड है इसके पिता का नाम है वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। वत्सराज और वत्सराज का ब्याह होता है साथियों, ब्याह तो हो गई। ब्याह होता है साथियों यशोवर्मन मौर्य की बेटी सुंदर देवी से। सुंदर देवी से, ठीक बात है। सुंदर देवी से ब्याह हो गया और धीरे धीरे करके और बच्चे की उत्पत्ति हुई। नाम रखा नागभट्ट सेकंड। नाम क्या रखा? नागभट्ट सेकंड। ये आपके नागभट्ट सेकंड। आपको समझ में आ गया कैसे उत्पत्ति हुई? वत्सराज और रानी सुंदर देवी से साथियों धीरे धीरे करके और नागभट्ट सेकंड की उत्पत्ति हो गई। नागभट्ट, हाँ। और साथियों अब ध्यान दीजिएगा, संभवतः ये जो साथियों वत्सराज है, संभवतः वत्सराज ने अपने ही समय में मतलब जिस समय वो शासक थे अपने ही समय में साथियों इसे नागभट्ट सेकंड को युवराज घोषित कर लिया होगा। समझ में आया? संभवतः नागभट्ट सेकंड को वत्सराज ने अपने ही समय मतलब जिस समय वो शासक थे उसी समय इसको युवराज घोषित कर दिया होगा। अब साथियों कैसे अपन देखते हैं। साथियों इस एक वराह लेख है। कौन सा लेख है? वराह लेख।
वराह लेख। वराह लेख है साथियों, मैंने कहीं पुस्तकों में पढ़ा है 836 ईस्वी का बता रहे हैं, राजा मीर भोज का वराह लेख बता रहे। जो भी हो साथियों, वराह लेख है, आप पुस्तकों से अपने को ज्ञात होता है कि वराह लेख के अंदर इस नागभट्ट फर्स्ट सेकंड के लिए, इस वराह लेख में नागभट्ट सेकंड के लिए एक शब्द मिलता है, वो है आपके युवराज। समझ में आया क्या? क्या नाम मिलता है? युवराज मिलता है। अब साथियों ये शब्द अपने को क्या आभास करवाता है, इसकी अपन बात करते हैं कि ये जो वत्सराज है, जिस समय वत्सराज शासक थे, संभवतः वत्सराज ने अपने बेटे नागभट्ट सेकंड को शासक होते हुए नागभट्ट सेकंड को युवराज घोषित कर दिया था। समझ में आया ये चीज? तो ये युवराज तो एक हो गया, अपने को वराह लेख में मिलता है। अब साथियों अपन देखते हैं इनकी नागभट्ट सेकंड की उपाधियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? उपाधियों की। ये युवराज शब्द मिलता है, किसके लिए मिलता है? नागभट्ट सेकंड के लिए। किसमें? वराह लेखों में। साथियों इसकी अपन उपाधियों की बात करते हैं, उपाधियों की बात करते हैं। किसकी उपाधियां? नागभट्ट सेकंड की। नागभट्ट सेकंड की। नागभट्ट फर्स्ट के लिए भी साथियों एक शब्द मिलता है, नागावलोक। नागभट्ट फर्स्ट के लिए, और साथियों उसका भी दरबार क्या कहलाता था? नागावलोक का दरबार। नागावलोक का दरबार। इसी तरह नागभट्ट सेकंड है, नागभट्ट सेकंड के लिए भी साथियों एक उपाधि मिलती है, जिसका नाम है साथियों नागावलोक। क्या मिलती है? नागावलोक। नागावलोक साथियों, और इसका भी दरबार क्या कहलाएगा? वही आपके जो उसका दरबार कहलाता है नागावलोक। इसकी यदि उपाधि मिलती है तो इसका दरबार नागावलोक का दरबार ही कहलाएगा। साथियों एक और उपाधि मिलती है, एक और उपाधि मिलती है साथियों, परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजाधिराज। परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज इसकी उपाधि है इस नागभट्ट सेकंड की। साथियों ये युवराज शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वराह लेख में मिलता है। सेकंड उपाधि की यदि अपन बात करते हैं तो परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज। बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे साथियों उस समय के। साथियों बस इसका मतलब है महाराजाधिराज, राजाओं के भी राजा। ठीक है, परमेश्वर, परम भट्टारक और साथियों महाराजाधिराज, ये तीनों ही साथियों एक ही शब्द है, एक ही उपाधि है। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, नागभट्ट सेकंड। समझ में आया? और साथियों नागावलोक, आगावलोक। तो ये अपन ने किसकी बात की? ये अपन ने बात की साथियों इसकी उपाधियों की, इसकी उपाधियों की बात की। किसकी उपाधियों की बात की? ये अपन ने बात की इस नागभट्ट सेकंड की। नागभट्ट सेकंड है, इसकी उपाधियों की बात की। युवराज शब्द सिर्फ और सिर्फ अपने बात करनी है तो ये नागभट्ट सेकंड के लिए वराह लेख में युवराज शब्द इसके लिए मिलता है। युवराज शब्द इसके लिए मिलता है। ठीक बात है। अब साथियों अपन देखते हैं, ये साथियों अपन ने एक शब्द कहा ना, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। इसका मतलब है राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। इसका मतलब है इसके अंडर में सामंत होते थे, सामंतों को राजा कह सकते हैं, और राजाओं के राजा। ठीक है, उन राजाओं के राजा, सामंतों के राजा। ठीक है, इसके अंडर में संभवतः सामंत होते थे, सामंत होते थे। साथियों अब इसमें यदि बात करें
जो चित्तौड़ के गुहिल वंशीय शासक थे वो इनके सामंत थे। और साथियों जो सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात वाला, बाहुक धवल, बाहुक धवल वहां का शासक था। बाहुक धवल या बाहुक धवन ये वहां का शासक था, और ये भी साथियों इसके अंडर में पड़ते थे। समझ में आया क्या? चित्तौड़ और सौराष्ट्र के जो भी सामंत होते थे, शासक थे, वो इसके अंडर में थे और इसके अंडर में सामंत थे। बाहुक धवन सौराष्ट्र वाला, बाहुक धवन सौराष्ट्र का, वो इसका सामंत था। और साथियों चित्तौड़ के शासक जो गुहिल वंशी है वो भी साथियों स्टार्टिंग में इस नागभट्ट सेकंड के अंडर में थे, नागभट्ट सेकंड के अंडर में। अब साथियों इनकी अपने को जानकारी कहां से मिलती है उसकी अपन बात करते हैं। साथियों इनकी नागभट्ट सेकंड की भी साथियों जानकारी अपने को जो आपके राजा मीर भोज वाला लेख है, क्योंकि इसके बाद में राजा मीर भोज आएगा, रामभद्र आएगा, और रामभद्र के बाद में राजा मीर भोज आएगी। राजा मीर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, आपको सब कुछ याद है। तो साथियों वो है, उससे अपने को इन शासकों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, इन शासकों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनो साथियों। नागभट्ट सेकंड ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर भाग लिया। कैसे लिया उसकी अपन बात करते हैं। ये अपन मिटा देते हैं इसकी उपाधि, ये आपके वरा लेख में जो युवराज शब्द मिलता है इसकी अपन मिटा देते हैं, आपको पता तो है। चलो देखते हैं, देखें ये आपके साथियों भारत का नक्शा बनाया है अपन, हिंदुस्तान का मैप बनाया है, हिंदुस्तान का मैप है, भारत का नक्शा है। साथियों इसमें अपन बात करते हैं कि इसमें अपन ने बात की साथियों कि ये जो दक्कन है, दक्कन के अंदर राष्ट्रकूट वंश है, दक्कन के अंदर राष्ट्रकूट वंश है। और राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन है? जिसका नाम है साथियों, राष्ट्रकूट वंश का शासक है जिसका नाम है, इस समय, किस समय? आपके नागभट्ट सेकंड के समय, इस समय साथियों आपके शासक बन जाएगा यहाँ का राष्ट्रकूट वंश का आपके गोविंद थर्ड। एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। गोविंद सेकंड ध्रुव से पहले बना था, ध्रुव से पहले बना था। ये कौन है? गोविंद थर्ड है। चलो ठीक है, अब ये बात कर ली। ये आपके पड़ता है क्षेत्र राजस्थान वाला, और ये आपके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इनकी राजधानी मान्य खेत है, मान्य खेत यहाँ पे। ये है साथियों आपके कन्नौज, ये कन्नौज है। और ये साथियों आपके भीनमाल वाला क्षेत्र, ये आपके जालोर भीनमाल वाला, ये पास में गुजरात के पास में। और साथियों ये मालवाड़ा वाला क्षेत्र है, ये भी इसके किसके अंडर में है? इसके अंडर में। किसके अंडर में? इन नागभट्ट सेकंड के अंडर में, नागभट्ट सेकंड के अंडर में, ठीक है। यहां पे कौन है? यहां पे साथियों अपन बात करते हैं, यहां पे कौन है? यहां पे पाल शासक है, और पाल शासक का नाम क्या है? पाल शासक है वही धर्मपाल। अभी तक धर्मपाल जी बैठे हैं। कौन शासक है? धर्मपाल, धर्मपाल पाल शासक है। यहां साथियों यहां पे ये आपके जालोर वाला, और ये आपके मालवा वाला, अवंती वाला, उज्जैन वाला ये क्षेत्र। अपन यही बात कर लेते हैं साथियों अपने क्षेत्र की, और गुर्जर प्रतिहार वंश की, भीनमाल, क्योंकि राजस्थान का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे साथियों आ जाते थे। भीनमाल इनकी राजधानी थी, और यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक है जिसका नाम है नागभट्ट सेकंड, वंश है गुर्जर प्रतिहार।
और गुर्जर पतियार वंश का शासक कौन है? अपन बात कर रहे हैं नागभट्ट सेकंड की। कौन है? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड आपका शासक। चलो देखते हैं देखिए क्या बात हुई। नागभट्ट सेकंड, धर्मपाल, सत्यम, गोविंद थर्ड। ये इस समय तीनों सिमिलर है, तीनों के लगभग समान है, जैसे समान है साथियों, साथ ही है। ठीक है, अब इसने क्या किया साथियों, उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसने क्या किया? इस गोविंद थर्ड है, गोविंद थर्ड है, इसकी बढ़ती हुई शक्ति, सॉरी गोविंद थर्ड ने इस नागभट्ट सेकंड की बढ़ती हुई शक्ति को देखा, बढ़ती हुई शक्ति को देखा। और पहले वाले पता ही इनके साथ युद्ध हो ही रही है। ठीक है, बढ़ती हुई शक्ति को देख करके साथियों इसने क्या किया? अटैक किया। गोविंद ने अटैक किया और अटैक करके साथियों इसने इस मालवा के ऊपर अधिकार कर लिया। मालवा के ऊपर अधिकार कर लिया। किसके अंडर में? मालवा। मालवा किसके अंडर में? मालवा आपके नागभट्ट सेकंड के अंडर में। ठीक, यहाँ पे गवर्नर उसने नियुक्त कर रखा है, और हाँ जैसे भी आवश्यकता अनुसार। यहां पे साथियों आपके हैं नागभट्ट सेकंड। इस गोविंद थर्ड ने इसको विजिट कर लिया, इसको विजिट कर लिया। किसको? इस मालवा वाले क्षेत्र को। अब साथियों क्या है कि ये आगे बढ़ा इस तरह से, यहां पे साथियों ये दोनों ही मिल जाते हैं। दोनों कौन मिल जाते हैं? ये आपके इधर से आता है आपके नागभट्ट सेकंड, और साथियों इधर से आता है गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड, गोविंद थर्ड और साथियों इस नागभट्ट सेकंड के बीच में साथियों एक युद्ध होता है। वो होता है साथियों आपके नगरी के आसपास, सॉरी नगर के आसपास। नगर कौन सा? कारकोट नगर। नगर कौन सा? नगर कहते हैं कारकोट नगर, टोक वाला क्षेत्र। और साथियों उनियारा वाला, उनियारा वाला क्षेत्र है। और साथियों एक युद्ध होता है जिसका नाम है उनियारा का युद्ध। कौन सा युद्ध? उनियारा का युद्ध। यहां पे साथियों आपके, यहां पे ये आपके गोविंद थर्ड और नागभट्ट सेकंड आपस में भिड़ जाते हैं। युद्ध होता है जिसका नाम है उनियारा का युद्ध। किसके साथ में होता है? अब ध्यान से सुनो। उनियारा का युद्ध किसके साथ होगा साथियों? उनियारा ये आपके नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड वर्सेस गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड साथियों अपने नागभट्ट सेकंड जी हो जाते, फिर पराजित हो गए साथियों। ये पराजित हो गए, ये साथियों हारे। हार करके भागे का सीधे मरुस्थल अपने और क्या यही नहीं, जगह ही नहीं, भागो। समझ में आया? ये साथियों आपके हार गए, ये आपके हारे, और ये आपके जीते। हारा हुआ व्यक्ति होता है वो शांति बनाए रखना चाहता है, शांति बनाए रखना चाहता है कि अब अपन गोविंद से नहीं भिड़ेंगे। और जीता वाला, हाँ साथियों उसकी आंखें कैसी होती? लाल, इसलिए अपन कलर कौन सा कर लेते हैं? लाल को यूज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, गोविंद थर्ड से नागभट्ट सेकंड हार करके कहां चला आता है? जालोर के अंदर जाकर के शरण लेता है, मरुस्थल पे भाग जाता है। भागो, पीछे कौन आ रहा है? गोविंद। कौन आ रहा है? गोविंद। पर गोविंद ने देखा कि अपन पीछे नहीं जाएंगे, अपन पीछे नहीं जाएंगे, और भी बहुत सारे काम में पीछे क्या जाएंगे। ठीक है, चलो। गोविंद साथियों पीछे जाता नहीं है, और गोविंद चला जाता है साथियों कहां पे? कन्नौज। कन्नौज चला जाता है, कन्नौज। देखो देखे, गोविंद चला गया कन्नौज,
गोविंद चला गया कन्नौज, अपन गोविंद को इस हिसाब से साथियों ये अपन ग्रीन कलर आपके शो करेगा नागभट्ट को, ये लो नागभट्ट गया। और साथियों ये जो ब्लू कलर है आपके शो करेगा गोविंद को, ये गोविंद गया है, ये लो गोविंद गया। गोविंद ने जाकर के साथियों इस कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। समझ में आया? ये जीता, बाद में कन्नौज चला गया, कन्नौज को विजय किया साथियों। और ये पास में धर्मपाल जी है, धर्मपाल जी, और धर्मपाल जी को भी इन्होंने पराजित कर लिया, धर्मपाल जी को भी इन्होंने पराजित कर लिया। समझ में आया क्या? धर्मपाल को भी साथियों पराजित कर लिया, ये धर्मपाल जी है, इनको भी पराजित कर लिया। धर्मपाल जी को अपन इस ब्लैक कलर से इंगित कर लेते हैं, ये धर्मपाल और साथियों इस गोविंद के बीच में युद्ध हुआ साथियों। धर्मपाल फिर हार गया, धर्मपाल हार गया। किससे हारा? गोविंद से हार गया। ये देखो यहां पे अपन बिठा देते हैं, ये हारा कौन? धर्मपाल हारा, और ये अपने जीता, ये जीता, और ये आपस में युद्ध हुआ, धर्मपाल वर्सेस गोविंद थर्ड, गोविंद जीत गया, धर्मपाल आ गया। कुछ दिन तो यहां पे रहा, फिर साथियों हाँ घर परिवार की याद आने लग गई, और चलो अपनी वापस राजधानी कहां चलनी है? दक्कन के अंदर, दक्कन में। साथियों अब क्या हुआ, ये आपके गोविंद जी वापस आते हैं, गोविंद जी वापस आते हैं यो करके, और जाते हैं यहाँ पे मालवा वाला क्षेत्र। मालवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गोविंद ने, देखो ये ब्लू कलर, इसका मतलब गोविंद की बात है। गोविंद ने अपने गवर्नर को नियुक्त किया जिसका नाम है कर्क। मालवा को विजित किया, मालवा को जीत लिया। वत्सराज जी सॉरी नागभट्ट सेकंड जी भाग गए, चल भागो, फालतू के उड़ता तीर नहीं लेना, भागो। जहां पे मजबूत होते लोग वहां पे साथियों हाँ जाना पड़ता है, मतलब कुछ नहीं। इसने कर्क को गवर्नर नियुक्त कर लिया, कर्क को गवर्नर नियुक्त कर लिया। किसने गवर्नर नियुक्त किया? इस गोविंद थर्ड ने कर्क को गवर्नर नियुक्त कर लिया। ये गोला आपके गोविंद थर्ड का, ये लो ब्लू कलर गोविंद थर्ड को इंगित करेगा। नागभट्ट के लिए अपन ने कौन सा किया? ये बात, ये लो नागभट्ट के लिए ये रेड कलर, और आपके इस हिसाब से थोड़ा सा क्या है कलर में पता चलेगा कि अपन बात किसकी कर रहे, नहीं तो एक ही कलर होता तो अपने पता चला, अपन मिक्स हो जाते हैं। अब क्या हुआ, इस कर्क को गोविंद थर्ड ने कन्नौज से आते हुए मालवा को विजिट कर लिया था। मालवा को विजिट करके साथियों इसने कर्क को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर लिया। मालवा वाला कौन सा क्षेत्र? जो आपके नागभट्ट सेकंड के अंडर में है, जो नागभट्ट सेकंड के अंडर में है, अवंती वाला, मालवा वाला, उज्जैन वाला क्षेत्र। कर्क को गवर्नर नियुक्त करके और वापिस चलो देखे, ये अपने गोविंद जी आ गए वापिस घर पे। गोविंद जी जैसे ही घर पे आए, नागभट्ट सेकंड का कौन है, कौन आया था, मुझे कौन पराजित करे। अब गोविंद घर पे पहुंच गए ना, अब उनको पता एकदम तो वापस आएगा नहीं, आने में भी समय लगता है, हाथी घोड़े वगैरह वगैरह, ये ठीक है। तो साथियों इस गोविंद थर्ड के जैसे ही वापस मान्य खेत अपनी राजधानी पहुंचे, महाराष्ट्र दक्कन वाला क्षेत्र, नागभट्ट जी ने आंखें निकाली बाहर, कौन मेरे ऊपर अटैक करे, मजाल है उसकी, और कन्नौज तो मेरी है, इसकी कैसे मजाल हो गई गोविंद की। अब यू आप कहां गए थे, या जालूस कैसे छिप गए? नहीं वो तो ऐसे ही गया था, काम था, अपनी राजधानी है ना वहां। गोविंद अच्छा हुआ गोविंद गया, नहीं तो आगे जाना पड़ता। तो क्या वो तो अपनी राजधानी ऐसे चले गए घूमने के लिए। अब क्या हुआ, नागभट्ट जी
नागभट्ट जी है, ये अटैक करते हैं कहां पे, सीधा का सीधा। देखो ये अपने ब्लू लाइन थी वो आपके इसकी गोविंद थर्ड की थी। गोविंद ने अटैक किया मालवा होते हुए उनियारा में, उनियारा के युद्ध में इस गोविंद थर्ड ने इसको पराजित किया नागभट्ट ने, नागभट्ट को। नागभट्ट जी भाग करके चले गए जालोर में शरण ली। साथियों ये यहां से फिर वापस पीछे गया नहीं, कौन जाए धोरो के अंदर। हाँ तो ये गोविंद चला गया कन्नौज, कन्नौज को विजिट किया, धर्मपाल को पराजित किया और वापस आकर के और इस कर को, ठीक है, वापस यहाँ पे देखा इतना दूर है यहाँ पे, हाँ छोड़ करके कन्नौज को छोड़ करके और वापस चले आए। अब साथियों क्या हुआ, नागभट्ट जी की बात करते हैं। जैसे नागभट्ट जी गोविंद जी वापस गए, नागभट्ट हुए तैयार, चलो अपनी ली सेना और सेना लेकर के और जा पहुंचे कन्नौज, कन्नौज पहुंचे। स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दीजिए, नागभट्ट से पहले कौन था, वत्सराज। एक बार ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, पुराने हल्की सी रिवीजन। वत्सराज ने जब अटैक किया था, तब वत्सराज ने जब कन्नौज पे अटैक किया था, इंद्रायुध ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित कर लिया था, 2 श्वेत छत्र भी छीन लिए थे। इंद्रायुध ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए इसने इंद्रायुध को शासक बना दिया था। किसका, कन्नौज का। किसने लगाया था, वत्सराज ने। इंद्रायुध इसको शासक बना दिया था। उसके बाद में जब आपके ध्रुव ने अटैक किया और 2 श्वेत छत्र आपके वत्सराज से छीन लिए और भाग करके रेगिस्तान में चला गया, धर्मपाल ने अटैक किया और इंद्रायुध को पराजित करके, इसको पराजित करके और यहाँ का शासक इसको बना दिया था, चक्रायुध को। याद है क्या, धर्मपाल ने इंद्रायुध को पराजित करके चक्रायुध को यहाँ का शासक बना दिया था। दोनों भाई है, हाँ यूं नहीं एक हो जाए तो मजाल है किसकी की कोई अटैक करे, पर नहीं, शक्तियों का विभाजन हो रखा है। और जहां शक्तियों का विभाजन होता है तो साथियों शक्ति नहीं है वहां पे साथियों कैसे शासन चलेगा। जो भी हो, इस नागभट्ट जी ने क्या किया, इस चक्रायुध को पराजित कर लिया। चक्रायुध को पराजित किया, ये साथियों इसको कर लिया पराजित। किसने कर लिया, इस नागभट्ट सेकंड ने। बिहार के पास में एक स्थान है जिसका नाम है मुंगेर। कौन सा नाम है, मुंगेर। ध्यान से सुनो, बिहार के पास में एक स्थान है जिसका नाम है मुंगेर, यहां पे। अब साथियों अपन ने कहा, ये देखो ब्लैक कलर किसका है, ये धर्मपाल का। धर्मपाल जी यहां से गए मुंगेर, ठीक है। और ये रेड कलर किसका है, आपके नागभट्ट का। नागभट्ट ने इस चक्रायुध को पराजित करके और आगे बढ़े, कहां गए, मुंगेर के। मुंगेर के अंदर साथियों ये दोनों ही साथियों मिल जाते हैं। कौन से, धर्मपाल और ये नागभट्ट सेकंड। दोनों ही यहाँ पे मुंगेर में जैसे ही आप दोनों आमने सामने होते हैं सेनाएं, और साथियों युद्ध होता है मुंगेर का युद्ध। ये सभी केसी श्रीवास्तव में है, सभी पुस्तकों में आपको ये मैटर मिल जाएगा। युद्ध होता है मुंगेर का युद्ध। साथियों मुंगेर का युद्ध होता है, मुंगेर आपके बिहार में पड़ता है। ध्यान से सुनेगा, बिहार में। जब अपन आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और साथियों बंगाल के शासक की बात करेंगे, मीर कासिम की बात करेंगे, तो साथियों उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तोप डालने का कारखाना भी यहाँ पे स्थापित किया था, वो भी अपन बात करेंगे। मीर कासिम बंगाल का शासक था उसने, ठीक है। उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है, वो सब पढ़ लेंगे। तो ये मुंगेर का युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ, एक तो आपके धर्मपाल जी है, और धर्मपाल जी के सामने कौन है, ये आपके नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड, ठीक बात है।
ये आपके नागभट्ट सेकंड और ये आपके धर्मपाल। ये दोनों आपस में भिड़े, जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? वही नागभट्ट जीतेगा। नागभट्ट सेकंड ने इस धर्मपाल जी को वापस धूल चटा दी। साथियों, इतिहास का बहुत ही शानदार वर्णन करते हैं कि इसके हाथी, घोड़े और पैदल सेना धर्मपाल की चारों तरफ अंधकार सा छा गया। उसकी धूल से अंधकार सा छा गया। और उसके बाद में ये नागभट्ट सेकंड ने उस अंधकार को चीरता हुआ एक नया उजाला फैला दिया और अंधकार का नाश कर लिया। अंधकार का नाश कर लिया। ये लाइनें अपने को ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिलती है। किसके अंदर? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। अंधकार का प्रतीक चिन्ह किसका है? धर्मपाल का। अंधकार का प्रतीक चिन्ह किसका है? धर्मपाल का। और नागभट्ट सेकंड ने इस अंधकार का नाश कर लिया। समझ में आया? इसका मतलब इस नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को पराजित कर लिया। धर्मपाल को पराजित कर लिया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो साथियों, इस हिसाब से इसने नागभट्ट सेकंड इसमें जीतता है। और साथियों, इस धर्मपाल का नाम आए ना, वहां अपने हारना शब्द अपने निश्चित कर लो, है ना? हाँ, हार शब्द। और जहां पे ये राष्ट्रकूट शासकों का नाम आए वहां जीत निश्चित कर लो। समझ में? राष्ट्रकूट आए वहां जीत, और ये धर्मपाल आए वहां पे हार। यूं ध्यान रखना। तो इस हिसाब से साथियों अपने को ये जानकारी मिलती है। चक्रा युद्ध को किसने भगाया? नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड ने चक्रा युद्ध को पराजित करके और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। साथियों, यह अपने को जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। और साथियों, ये राजा मीर भोज के समय की ग्वालियर प्रशस्ति। राजा मीर भोज। साथियों, अपने को नागभट्ट सेकंड की जानकारी, नागभट्ट सेकंड की जानकारी अपने को कहां से मिलेगी? नागभट्ट सेकंड की जानकारी मिलेगी अपने को ग्वालियर प्रशस्ति से। कहां से मिलेगी? ग्वालियर प्रशस्ति से। ग्वालियर प्रशस्ति से। किसकी है ग्वालियर प्रशस्ति? राजा मीर भोज के समय की है। किसके समय की है? राजा मीर भोज के समय की है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति राजा मीर भोज के समय की है। इससे संबंधित अपने को जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति। नागभट्ट सेकंड की जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चक्रा युद्ध और धर्मपाल को पराजित करके कन्नौज को राजधानी बनाया। जानकारी कहां से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। मैंने आपको कहा ना, हाथी, घोड़े, पैदल सेना, रथें लेकर के धर्मपाल आगे बढ़ा। चारों तरफ से अंधकार सा माहौल था। कैसा था? धर्मपाल ने एकदम चारों तरफ अंधकार सा फैला दिया। और नागभट्ट सेकंड अपनी सेना लेकर के और उस अंधकार का नाश करने को बढ़ा और चारों तरफ अंधकार का नाश करके और अपना प्रकाश फैला दिया। समझ में आया? ये अपने को जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है, राजा मीर भोज के समय की। इसका मतलब है धर्मपाल को पराजित किया, कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को पराजित किया, पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, और किसको किया? और किसी को नहीं। ठीक है, इससे खुद ये पराजित हो गया था गोविंद थर्ड से। और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, लिखते हैं अपन।
ग्वालियर प्रशस्ति से अपने को क्या जानकारी मिलती है? इसने चक्रा युद्ध व धर्मपाल को पराजित किया। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज राजधानी बनाया। किसने बनाई साथियों? कन्नौज को राजधानी किसने बनाई? एक बार वापस सुन लीजिएगा। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं। नागबड़ सेकंड, ये आपके गुर्जर प्रत्यात शासक है नागबड़ सेकंड। इसको अपन ने रेड गोले में बंद कर लिया, इसको आपको ब्लू गोले में बंद कर लिया, और धर्मपाल है ब्लैक गोले में बंद कर लिया। ठीक है, ब्लैक गोले में कर लेते हैं, या फिर अपन ग्रीन वाले में कर लेते हैं। अब धर्मपाल जी का ग्रीन क्या है? इधर से इधर ही जाएगा, इधर तक ही जाएगा। धर्मपाल जी का कोई लेना देना नहीं है, जाएगा नहीं। इधर क्यों आएगा? धर्मपाल की हिम्मत ही नहीं है। तो ये आपके गोविंद थर्ड ने अटैक किया, उत्तर भारत का अभियान किया, किसकी शक्ति को बढ़ती देख करके? इस नागबड़ सेकंड की शक्ति को बढ़ती हुई देख करके अटैक किया। नागबड़ की शक्ति को बढ़ते हुए देख करके अटैक किया, और साथियों इसने किसको पराजित किया? इस उनियारा के युद्ध में साथियों इस नागबड़ सेकंड को इसने पराजित किया, और साथियों कन्नौज की तरफ बढ़ा। और साथियों कन्नौज की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे धर्मपाल जी थे। धर्मपाल जी को इन्होंने पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया। वापिस कन्नौज से कुछ समय बाद में कन्नौज से वापिस आए। मालवा का गवर्नर नियुक्त किया इसने कर्क को, और साथियों बाद में ये वापिस चले गए। अब क्या किया? ये तो इस गोविंद की कहानी हो गई। गोविंद, अब साथियों अपन आते हैं इस नागबड़ के सेकंड की तरफ। नागबड़ सेकंड ने क्या किया? नागबड़ सेकंड और साथियों इस उनियारा के युद्ध में ये आपके गोविंद थर्ड से पराजित हुआ। कालांतर में साथियों कन्नौज पे अटैक किया, ये चक्रा युद्ध को पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया, और ये जो कर्क है इसको पराजित करके, और अपने कर्क को पराजित किया, क्योंकि साथियों वो तो चला गया दक्षिण में। कर्क को पराजित करके, और साथियों इसने अपना मालवा वाला क्षेत्र है अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। धर्मपाल जी कुछ नहीं, वहां पे बैठे रहे और पराजित होते रहे। इस नागबड़ सेकंड की जानकारी अपने को ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करो हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा लाइक शेयर कमेंट इसमें कमी मत आने देना। मैं आपकी पढ़ाई में कमी नहीं आने दूंगा, और साथियों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में कमी मत आने। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।